छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास काल। आधुनिक इतिहास अप्रत्यक्ष मराठा शासन। सबसे पहले यहाँ पे अप्रत्यक्ष जो मराठे हैं उनका जो है अप्रत्यक्ष शासन होता है, क्योंकि मराठे लोग सबसे पहले खुद शासन नहीं करके दूसरों से शासन कराते हैं। जैसे कि कलचुरी वगैरह हो गया, उनका जो अंतिम शासक वगैरह रहता है उनसे शासन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अप्रत्यक्ष मराठा काल देखते हैं, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रत्यक्ष मराठा काल। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत मराठा काल को पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अप्रत्यक्ष मराठा काल जो है 1741 से, ठीक है, अप्रत्यक्ष मराठा काल 1741 से शुरू होकर ये 1758 तक चलता है। ठीक है, कब तक चलता है? 1741 से शुरू होकर 1758 तक अप्रत्यक्ष मराठा काल चलता है, जिसके अंतर्गत दो शासक आते हैं। ठीक है, एक आता है रघुनाथ सिंह और दूसरा आता है मोहन सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह जो है ये पहला शासक था अपने मराठों के अधीन, और जो मोहन सिंह है वो अंतिम शासक था मराठों के अधीन शासन करने वाला। ठीक है, उसके बाद प्रत्यक्ष मराठा। प्रत्यक्ष यानी मराठे लोग स्वयं कब शासन करने लगते हैं यहाँ, तो यहाँ पे देखा 1758, तो 1758 से 1787 के बीच, 1758 से 1787 ईस्वी के बीच प्रत्यक्ष मराठा शासन आता है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब देखते हैं प्रथम मराठा शासक। इनमें देखते हैं मराठा शासकों का क्रम क्या होगा। तो इनमें एक शासक है बिम्बाजी भोसले। इनका शासन था 1758 से 1787 तक। इसके बाद चिमड़ा जी भोसले आते हैं, तो ये जो है 87 से 88 तक शासन करते हैं, यानी 1787 से 1788 तक चिमड़ा जी भोसले का शासन रहता है। उसके बाद वेंको जी भोसले आता है, तो इनका शासन रहता है वेंको जी भोसले का 1788 से 1811। वेंका जी भोसले का शासनकाल रहता है 1788 से 1811 तक। वेंको जी भोसले शासन करते हैं। उसके बाद आता है पुरुषा जी या परसो जी भोसले। पुरुषा जी या परसो जी भोसले का शासनकाल 1811 से 1816 तक रहता है। उसके बाद आता है अप्पा जी भोसले। अप्पा जी भोसले का शासनकाल 1816 से 1818 तक रहता है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासन था, सबसे पहले बिम्बाजी भोसले आए, तो बिम्बाजी भोसले का शासनकाल था 1758 से 87 तक। उसके बाद चिमड़ा जी भोसले 87 से 88 तक रहे। उसके बाद वेंको जी भोसले 88 से 11 तक रहे। वेंको जी भोसले 88 से 11 तक। फिर पुरुषा जी या परसो जी भोसले 1811 से 1816 तक रहे। फिर अप्पा जी भोसले 1816 से 1818 तक रहे। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला शासक जो प्रत्यक्ष मराठा शासन में आया, बिम्बाजी भोसले। ठीक है, बिम्बाजी भोसले जो कि 1758 से 1787 तक इसका काल रहा था। बिम्बाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कहा जाता है इन्हें, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक। और इसकी जो राजधानी थी रतनपुर। रतनपुर साथ ही साथ मराठों की प्रथम राजधानी भी मानी जाती है। कौन? रतनपुर मराठों की सबसे पहली राजधानी। और इसने क्या चीज़ बनवाया था? ठीक है, तो बिम्बाजी भोसले का सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य में राम टेकरी, ठीक है, राम टेकरी मंदिर बनवाया था इन्होंने, ठीक है, रतनपुर में। और इनका जो प्रशासनिक कार्य सुधार है उनको भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि रायपुर एवं रतनपुर दोनों का क्या किया, इन दोनों ने इनका प्रशासनिक एकीकरण कर दिया था, बिम्बाजी ने रायपुर और रतनपुर का। मोहम्मद खान, ठीक है, एक मोहम्मद खान तरान, ठीक है, ये क्या था, सैन्य सेवा में था और ये बहुत बहादुरी का काम किया। तो बिम्बाजी भोसले ने इनको मदनगढ़ किला, ठीक है, मदनगढ़ किला था, इनको दान कर दिया, जहाँ पे 5 स्थानों को पुरस्कार स्वरूप मदनगढ़ जो था वहाँ का इनको दे दिया, मोहम्मद खान तरान को। अगला है, इनकी पत्नी थी आनंदी बाई, उसके बाद उमाबाई। इनकी 3 पत्नी थी, आनंदी बाई, उमाबाई और रमाबाई, ठीक है, उमाबाई रमाबाई। तो इसमें जो है आनंदी बाई क्या हुआ, आनंदी बाई जो है बिम्बाजी मृत्यु के उपरांत 1787 से 1801 ईस्वी में सत्ता की बाग इन्होंने संभाल ली थी। कब? 1787 से 1801
एक के बीच इन्होंने सत्ता की बागडोर संभाल ली थी, आनंदी बाई। इसके बाद इनका एक जो सूबेदार था महिपत राव, इन दोनों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चालू हो गया महिपत राव के साथ। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, राम टेकरी मंदिर में मूर्ति के समक्ष जो है इसने जोड़ी हुई स्थिति में बिम्बा जी की प्रतिमा का निर्माण करवाया। ठीक है, तो आनंदीबाई ने बिम्बा जी का क्या कराया, प्रतिमा का भी निर्माण करवाया। कहाँ पे, राम टेकरी मंदिर में। ठीक है, और आनंदीबाई के समकालीन मराठा शासक आपको देखना है तो कौन कौन था, तो आनंदीबाई के समय बिम्बा जी थे 1758 से 87, उसके बाद चिमड़ा जी 1787 से 88 के मध्य, उसके बाद वेंको जी। ठीक है, वेंको जी 1818 से 1811 के मध्य। तो उमाबाई ये आनंदीबाई के समय ये सब हुआ। उसके बाद उमाबाई इनकी पत्नी थी, इनके साथ क्या हुआ था, इसने अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर 1787 ईस्वी में ये खुद सती हो गई थी। परिणाम स्वरूप रतनपुर जो है वहाँ पे सती चौरा भी बनाया गया है इसके याद में। उसके बाद रमाबाई, तो रमाबाई जो है पति के वियोग में क्या हो गई थी, वन चली गई थी, रम गई थी यानी वन चली गई थी। उसके बाद अगला है बिम्बा जी भोसले राज्य का संपूर्ण लगान वसूल करते थे और लगान का कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। ठीक है, कौन, बिम्बा जी भोसले जो है, बिम्बा जी भोसले क्या करते था, लगान वसूल जो करता था ये, तो वो लगान क्या करता, संपूर्ण लगान ये स्वयं वसूल करता था और लगान का कोई भी हिस्सा जो है वो नागपुर नहीं भेजता था, बिम्बा जी भोसले। फिर बिम्बा जी भोसले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो था वो था घोड़ो महादेव। ठीक है, घोड़ो महादेव जो था ये बिम्बा जी का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था। उसके बाद अगला शासक आता है चिमड़ा जी भोसले 1787 से 88 के बीच। 1787 से 88 के बीच जो शासक आता है वो था चिमड़ा जी भोसले। चिमड़ा जी बिम्बा जी की मृत्यु के बाद उनका भतीजा, ठीक है, तो ये उनका भतीजा था बिम्बा जी का, उसका भतीजा था, इसने सत्ता संभाल लिया, किंतु 1788 ईस्वी में इसका भी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। फिर आता है वेंकोजी भोसले। ठीक है, 1788 से 1811 के मध्य। ठीक है, 1788 से ये 1811 के मध्य इनका शासन चलता है वेंकोजी भोसले का। ठीक है, वेंकोजी ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की और इसने जो है छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा चालू किया था। ठीक है, तो सूबेदारी प्रथा की शुरुआत वेंकोजी भोसले ने किया था, ये ध्यान रखना है। इसके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में 1790 ईस्वी में यूरोपीय यात्री था फास्टर जो कि ये कहाँ आया था, रायपुर आया था। और कब आया था, 13 मई 1795 को। ठीक है, तथा यूरोपीय यात्री जो था क्या था, फास्टर, ये रायपुर आया था। और इसके साथ ही 13 मई 1795 ईस्वी को मिस्टर जे टी ब्लंट ने भी छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी इसी के समय। किसके समय, वेंकोजी भोसले के ही समय। ठीक है, और इसके समय जो है शासनकाल में सूबेदारी प्रथा जो प्रचलित थी, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो सूबेदार हुए मुख्यतः, ठीक है, वो इस प्रकार थे। ठीक है, तो सबसे पहला सूबेदार यहाँ पे आया है वो था महिपत राव दिनकर, जो कि 1788 में आया और ये 1790 तक रहा। उसके बाद भवानी कालू, उसके बाद बीकाजी पिंडरी, उसके बाद विठल राव दिनकर, उसके बाद केशव गोविंद, फिर बीकाजी भीखाजी गोपाल भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो बीकाजी पिंडरी है ये अलग है और बीकाजी भीखाजी गोपाल ये अलग है। ठीक, सबसे पहला सूबेदार था महिपत राव दिनकर। ठीक है, ये 1788 से 1790 तक शासन किया। वहीं भवानी कालू ने 1796 से 1797 ईस्वी तक। बीकाजी पिंडरी ने 1808 से 1809 में शासन किया। विठल राव दिनकर ने 1790 से, ठीक है, तो जो सूबेदार था उनमें सबसे पहला था महिपत राव दिनकर।
ठीक है। उसके बाद आता है विट्ठल राव दिनकर, उसके बाद आता है भवानी कालू, उसके बाद आता है केशव गोविंद, फिर बीकाजी पिंडरी, उसके बाद बीकाजी भीखाजी गोपाल। ठीक है। तो इन यूरोपीय यात्री और उनके प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो मिस्टर लैंकी जो है महिपत राव के समय आया था, और फॉरेस्टर जो है ये भी महिपत राव के समय ही आया था। उसके बाद एक यूरोपीय यात्री था मिस्टर J.T. ब्लंट, ये विट्ठल राव के दिनकर के समय आया था। फिर कोलब्रुक, ये केशव गोविंद के समय आया था। सूबा शासन व्यवस्था जो है 1788 से 1818 के मध्य ठीक है। जो सूबेदारी व्यवस्था है उसका समय काल अगर हम देखें तो वो समय काल था 1788 से 1818 के मध्य। ठीक है, 1788 से 1818 के मध्य। ठीक है, जिसकी राजधानी आपको याद रखना है रतनपुर। ठीक है। सूबेदार जो है वो शासक नहीं होते थे, अपितु मराठों के अधीन क्या थे, एक अधिकारी के तौर पर शासन करते थे। इस शासन पद्धति के अंतर्गत प्रदेश में अनेक सूबेदारों की क्या की गई, नियुक्ति की गई, जिसका जो वर्णन है वो इस प्रकार है। ठीक है। सबसे पहला सूबेदार आता है महिपत राव। ठीक है, ये 1788 से 1890 के मध्य इनका शासन होता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार। इसी के समय जो फॉरेस्टर था वो भी छत्तीसगढ़ आया था। आनंदीबाई के साथ इनका क्या हुआ था, सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था, और इसके शासनकाल में सारी शक्तियां जो है आनंदीबाई के हाथों में चली गई थी। तो ये हुआ महिपत राव दिनकर प्रथम शासक। उसके बाद आता है विट्ठल राव दिनकर, 1790 से 96 के मध्य विट्ठल राव दिनकर का शासन था, 1790 से 1796 के मध्य। इसके शासनकाल में 1795 ईस्वी में मिस्टर J.T. ब्लंट छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। फिर परगना पद्धति, ठीक, इसको याद रखेगा, परगना पद्धति विट्ठल राव दिनकर के समय ही चालू हुआ था। ठीक है। और इसका जो परगना प्रमुख होता था उसे कमाविसदार के नाम से जाना जाता था। फिर भवानी कालू आते हैं 1796 से 1797, यानी ये सबसे कम अवधि के लिए सूबेदार बनता है भवानी कालू। उसके बाद कौन आता है, केशव गोविंद। केशव गोविंद 1797 से 1808 में शासन करता है केशव गोविंद। ठीक है। इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री था कोलब्रुक, ये छत्तीसगढ़ आया था, और पिंडारियों का जब आक्रमण हुआ था तो कोलब्रुक ने पिंडारियों को मारकर भगा दिया था। तो ये हुआ केशव गोविंद। उसके बाद देखते हैं सखाराम हरि एवं सीताराम टांटिया। इनका शासन था 1817 से 1817 तक इनका शासन रहा, सखाराम हरि एवं सीताराम टांटिया का। उसके बाद अंतिम सूबेदार आया था यादव राव दिवाकर। ठीक है, तो यादव राव की याद ही रह गई, तो अंतिम था वो, ऐसा करके याद रख लो। छत्तीसगढ़ का क्या था, अंतिम सूबेदार था। और 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का जो है इसके समय अंत हो चुका था। ठीक है। यहाँ पे नोट के रूप में याद रखना है मराठा सूबेदारों का कालक्रम। ठीक है, जो वहाँ पे ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से, ऑप्शन में जो जो था उसके हिसाब से वहाँ पे विट्ठल राव पहले आया। ठीक, उसके बाद केशव गोविंद, फिर भीका गोपाल, फिर जदू राव, यादव राव जिसे बोला जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा काल। ठीक है, तो अब मराठे जो है वो ब्रिटिशों के अधीन आ गए थे। 1818 से 1830 के मध्य ब्रिटिश लोगों ने मराठों पर शासन करना चालू कर दिया था। तो 1818 में पहली बार छत्तीसगढ़ जो है वो अंग्रेजी शासन के अधीन आया। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1818 में छत्तीसगढ़ जो है वो अंग्रेजों के अधीन आया है। ठीक है।
जब मराठे अंग्रेज़ों के अधीन आ गए तो छत्तीसगढ़ भी अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। ठीक है, तो देखते हैं 1818 में पहली बार छत्तीसगढ़ जो है अंग्रेजी शासन के अधीन आ गया। और ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का मुख्य कारण ये था क्योंकि रघु जी जो त्रिदी था मराठा शासक, वो अल्पायु था, यानी उसकी आयु कम थी, तो उसे शासक नहीं माना गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने अपना अधीक्षक नियुक्त किया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई, जिन्हें नागपुर के रेजिडेंट के अधीन जो है इन्हें कार्य करना पड़ता था। ये जो अधीक्षक हैं ये जो है नागपुर के जो रेजिडेंट थे उनके अधीन कार्य करते थे। और छत्तीसगढ़ में पहला जो सुपरिटेंडेंट बनाया गया अंग्रेज़ों के तरफ से वो था कैप्टन एडमंड, जिन्होंने 1818 से 1818 तक ही शासन किया। इसकी राजधानी थी रतनपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक, ठीक है, कौन? कैप्टन एडमंड। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट था। ठीक है, 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार ने विरोध किया था। ठीक है, कहाँ के? डोंगरगढ़ के जमींदार ने जब विरोध किया 1818 में कैप्टन एडमंड के समय, तो एडमंड ने खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से, ठीक है, खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से इस आक्रमण को क्या कर दिया दोस्तों? विफल कर दिया। और जमींदार को खैरागढ़ के जमींदार से क्या लिया था इन्होंने? सहयोग लिया था और इस विद्रोह का दमन कर दिया। फिर खैरागढ़ के जमींदार को, जो डोंगरगढ़ क्षेत्र था ना, इसको वो खैरागढ़ जमींदार जिसने सहयोग किया था उसको दे देता है ये डोंगरगढ़ क्षेत्र। ठीक है, तो कैप्टन एडमंड के समय ये कार्य हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन पी वांस एवेन्यू। ठीक है, इसका शासनकाल था 1818 से 1825 तक। कैप्टन पी वांस एवेन्यू का शासनकाल। इसमें याद रखना है इसने अपनी राजधानी रायपुर को बनाया था। ठीक है, किसको बनाया था राजधानी? इसने राजधानी बनाया था रायपुर को, कैप्टन एवेन्यू ने। ठीक है, और इन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ब्रांच का पुनर्गठन किया। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक जो ब्रांच है उसका पुनर्गठन कैप्टन एवेन्यू ने ही किया। और 1818 ईस्वी में ही छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, उसको रायपुर से क्या कर दिया? रतनपुर से रायपुर ले आए। जो रतनपुर राजधानी थी पहली, उसको कहाँ ले आया? ये रायपुर ले आता है। ठीक है, इन्होंने 27 परगनों का 27 जो परगने थे इसको 28 परगनों में सीमित कर दिया, किंतु कुछ समय बाद 9 परगने कर दिया। फिर व्यवस्था में सुधार हेतु पटेल पद समाप्त कर दिया और निम्न पदों पर नियुक्ति की।